हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर 5 के चैप्टर 5 यानी पृष्ठ रसायन पृष्ठ रसायन के पृष्ठ रसायन जिसको बोलते हैं सरफेस सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री जो सरफेस केमिस्ट्री है, पृष्ठ रसायन, उससे आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह आप लोग देख सकते हैं। यह 2012 में, 2016 में, 2022 में और 2024, यानी यह 2012, 16, 22 और 24 सभी में पूछा गया है। मतलब यह 2026 में भी आने की संभावना है, इसका 2026 में भी आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो ये सिर्फ ए में आता है, सेट ए में आता है, सेट ए में आता है, तो इसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त। जो रक्त होता है ना, वो लायोफिलिक कोलाइड नहीं होता है। जो लायोफिलिक कोलाइड का मतलब होता है जो वैसा कोलाइड जिसका संबंध द्रव्य से हो, जो जिसका संबंध द्रव्य से हो। जो रक्त होता है ना, वो पहले से द्रव्य होता है। जो रक्त होता है वो पहले से द्रव्य होता है, हमारे शरीर में होता है। तो इसका संबंध लायोफिलिक कोलाइड से नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। कौन कम कर देता है? तो उत्प्रेरक कम कर देता है। उत्प्रेरक कम कर देता है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सूचालकता 400 H-1 Cm² EqV-1 और विशेष सूचालकता 8 × 10⁻⁵ OH-1 है। इतना दिया गया है। जो BaSO4 का KsP पूछ रहा है। BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का KsP पूछ रहा है। बेरियम सल्फेट का KsP पूछ रहा है। तो यहाँ सूचालकता भी दिया गया है और विशेष मतलब समतुल्य सूचालकता और विशेष सूचालकता दोनों का दोनों दिया गया। तो इससे जो जब हम इससे KsP निकालेंगे इन दोनों से, तो ये जो KsP आएगा वह 4 × 10⁻⁸ M² आएगा। 4 × 10⁻⁸ M² आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से KsP प्राप्त होता है, जो इतना होता है। जो समतुल्य सूचालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वह इतना दिया गया है, और विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो दिया गया है वह इतना दिया गया है। तो इससे जो KsP प्राप्त होगा वह 4 × 10⁻⁸ M² होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण जो होता है ना, चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो चारकोल के द्वारा सिर्फ NCl3 का अवशोषण सबसे अधिक होता है। NCl3 जो गैस है ना, उसका अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, क्योंकि NCl3 में जो होता है वह भारी होता है और आसानी से द्रव्य में परिवर्तित होने वाला गैस होता है, जिसे ही चारकोल क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। चारकोल जो है वह भारी और जो आसानी से द्रव्य में परिवर्तित होता है, उसी गैस को चारकोल अब्जॉर्ब करता है। तो यह सिर्फ NaCl में ऐसी खासियत है, या फिर कुछ भी जो बोल सकते हैं।
तो सिर्फ यह NaCl3 में ही उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्या? अगले क्वेश्चन में है, जब FeO3 के सॉल्यूशन में FeOH3 के सॉल्यूशन में NaCl का घोल मिलाया जाता है, तो जब FeOH3 का जो घोल है ना, उसमें NaCl मिला दिया जाए, उसमें NaCl मिला दिया जाए, NaCl मिला दिया जाए, तो यह क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, यह अवक्षेपित हो जाता है, यह अवक्षेपित हो जाता है। तो ऑप्शन डी में दिया गया FeO3 अवक्षेपित हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, FeO3 का जो हॉल क्यू होता है वह अवक्षेपित होता है। जैसे इसमें NaCl यानी जो नमक होता है वह इसमें मिला देंगे ना, तो जो फेरियम OH का हॉल 3 होता है ना, वह अवक्षेपित हो जाता है। यह क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ दिया गया निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव जो होता है ना, वह घोल में यानी सॉल्यूशन में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो कण होते हैं वह पूरी तरह से घुल जाते हैं, पूरी तरह से घुलने के कारण उसमें एक भी कण नहीं पाया जाता, जिसके कारण टिंडल प्रभाव संभव ही नहीं है, जिसके कारण जो टिंडल प्रभाव होता है वह संभव ही नहीं है। पर यहाँ सेकेंड ऑप्शन में दिया गया सोने की कोलाइडी घोल। जब सोने की कोलाइडी घोल होता है उसमें देखिएगा आप लोग, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसके कारण उसमें टिंडल प्रभाव संभव होता है। टिंडल प्रभाव वैसे वही होता है जिसमें कण के द्वारा प्रकाश को पूरे पूरे एरिया में फैला देना, मतलब अगर जो हम बिलियन में डालेंगे तो पूरा बिलियन में जो प्रकाश होता है वो कण के द्वारा फैला दिया जाता है, तो उसी को टिंडल प्रभाव करते हैं, जो चीनी के घोल में संभव ही नहीं है, जो चीनी के घोल में संभव नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ए चीनी का घोल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, जो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जो क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो क्रम में सजा हुआ होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है, एक ही सरफेस होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह उत्क्रमणीय हो जाएगा। यह जो होता है ना, उच्च ताप पर टूट जाता है, यह उच्च ताप पर टूट जाता है। अगले में चलते हैं। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, यहाँ पूछ रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का काम क्या होता है? उत्प्रेरक का जो काम होता है वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो इसका जो आंसर है वह बी हो जाएगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यहाँ पूछ रहा है भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल फिजिकल अब्जॉर्प्शन, फिजिकल अब्जॉर्प्शन में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो भी किलो जूल बाई मोल में पूछ रहा है। किलो जूल बाई मोल यानी इसको बोल सकते हैं किलो जूल और मोल इनवर्स में, किलो जूल और मोल इनवर्स में, मोल इनवर्स, किलो जूल और मोल इनवर्स में जो कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो भी भौतिक अधिशोषण में। भौतिक अधिशोषण में जो होता है ना, कम ऊष्मा उत्सर्जित होता है, यानी इसमें कम ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसके कारण इसमें कम ऊष्मा खर्च होती है। इसलिए इसमें इसका जो ऊष्मा हो जाएगा वो सिर्फ 20 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ एक परतें होती है। जो केमिकल अब्जॉर्प्शन है उसमें सिर्फ एक परतें होती है, क्योंकि जो इसमें परमाणु होते हैं ना, परमाणु सिर्फ लंबाई में होते हैं। जैसे परमाणु ऐसे लंबे कितनी भी दूर जा सकते हैं। इसमें जो एक परमाणु होता है ना, वो सिर्फ दो परमाणु से सटा होता है, सिर्फ दो परमाणु सटा होता है, जिसमें इसमें जो परतें होती है सिर्फ एक परत बन पाती है, एक परत बन पाती है। पर फिजिकल अब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें जो परत होती है वह लंबाई में भी होती है और चौड़ाई में भी होती है।
लंबाई में भी होती है, चौड़ाई में भी होती है, इसलिए इसकी जो परतें हैं वह कितनी भी बढ़ सकती है, यानी एक से अधिक होती है। और जो रासायनिक अधिशोषण में परतें होती है सिर्फ एक होती है। रासायनिक अधिशोषण में जो परतें होती है सिर्फ एक होती है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? टिंडल प्रभाव सिर्फ सॉल्यूशन में पाया जाता है। मैंने अभी बताया था पिछले में, सॉल्यूशन में पाया जाता है। सॉल्यूशन यानी घोल, वैसा घोल जिसमें कण पाए जाते हैं, वैसा घोल जिसमें कुछ पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसी में टिंडल प्रभाव संभव है, इसलिए यह सिर्फ सॉल्यूशन में पाया जाता है। दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण? दूध पायस का उदाहरण है, जो जल में उपस्थित वसा के कारण होता है। जल में उपस्थित वसा के कारण होता है, इसलिए इसे पायस बोला जाता है, इसलिए इसे पायस बोला जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रासायनिक अधिशोषण की दर। रासायनिक अधिशोषण की दर जो होती है ना, वह दाब बढ़ाने से बढ़ती है। अगर जो हमारे पास एक जार है जिसमें कुछ पार्टिकल्स है, अगर इसमें रासायनिक अधिशोषण यानी केमिकल ऑब्जॉर्प्शन की जो दर है, इसमें अगर जो हम दाब बढ़ा दें तो इसमें जो यहाँ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वह सतह से अधिक टकराएंगे। जितना वेग हम बढ़ाएंगे उतना अधिक ये टकराएंगे, जिसके कारण इसमें जो अवशोषण की दर होती है वह भी बढ़ जाती है। तो रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ाने से बढ़ती है, दाब बढ़ाने से बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? कोलाइडी कणों का जो आकार होता है ना, 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ सेंटीमीटर तक ही सीमित होता है। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वह सीमित होता है। किसके किसके बीच में? तो 10⁻⁻7 और 10⁻⁹ के बीच में ही इसका जो आकार होता है वह सीमित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 10⁻⁷ और 10⁻⁹ के बीच में सेंटीमीटर में होता, सिर्फ सेंटीमीटर में होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करती है? तो गैस के ताप पर। हाँ, गैस के दाब पर, यह भी सही है। गैस के प्रकृति पर, हाँ, सभी के सभी सही है। जो गैस का जो ठोस सतह बोल रहा हूँ, गैसीय सतह भी नहीं बोल रहा और द्रव्य सतह भी नहीं बोला, ठोस सतह। गैस के जो ठोस सतह का अधिशोषण होता है ना, वह सभी पर निर्भर करती है, यानी गैस के ताप पर भी, गैस के दाब पर भी और गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर। इनमें से सभी पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पर बगल में आंसर दिया गया है, आंसर डी। किसी में आंसर नहीं दिया गया पर इसमें आंसर दिया गया आंसर डी, क्योंकि इसका जो ठोस सतह पर जो अधिशोषण होता है ना, सभी में होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन में दिया गया फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करता है। फिटकरी जो होता है वह गंदे पानी को कैसे शुद्ध करता है? किसके द्वारा, मतलब कौन सी प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करता है गंदे पानी? तो यह अस्कंदन के द्वारा शुद्ध करता है। कैसे? जब हम किसी जार में गंदे पानी को ले लेते हैं, किसी गंदे पानी को ले लिए, तो जैसे ही इसमें ऊपर से अगर जो हम फिटकरी डालेंगे, ऊपर से फिटकरी हम लोग ने डाला, तो क्या होगा ना, इसमें अस्कंदन विधि प्रारंभ हो जाता है। अस्कंदन विधि प्रारंभ हो जाता है। तो आप देखेंगे कि 1-2 घंटे के बाद जो साफ पानी होता है वह ऊपर में आ जाता है, जो इसकी गंदगी होती है वह नीचे जमा हो जाती है। जो इसमें गंदगी होती है वह नीचे जमा हो जाती है, गंदगी नीचे जमा हो जाती है। इसी को हम अस्कंदन कहते हैं, अस्कंदन विधि कहते हैं। इसी को अस्कंदन विधि कहते हैं। जो फिटकरी होता है इसी अस्कंदन विधि के द्वारा पानी को शुद्ध करता है। किसी भी गंदे पानी को यह अस्कंदन विधि द्वारा फिटकरी शुद्ध करता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है दूध है। दूध क्या है? दूध जो है जल में परिक्षेपित वसा है। दूध जो है वह जल में परिक्षेपित वसा है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसमें दूध जो है वह जल में परिक्षेपित वसा है। जल में परिक्षेपित वसा, जल यानी जो पानी होता है उसमें जो वसा पाए जाते हैं, परिक्षेपित होते हैं,
वही दूध कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल में परिक्षेपित वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा जल में परिक्षेपित वसा। 18वें नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। तो जो कोलाइडी विलयन का शोधन होता है वह अपोहन विधि के द्वारा होता है। जो कोलाइडी विलयन का शोधन होता है वह सिर्फ अपोहन विधि के द्वारा ही होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 298 के पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होता है। तो जो 298 के पर जो 1 ग्राम चारकोल होता है वह किस गैस का सबसे अधिक अधिशोषण करता है। तो वह सिर्फ CO2 गैस का अधिक अधिशोषण करता है। CO2 का अधिक अधिशोषण करता है। CO2 का अधिक अधिशोषण करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो CO2 है वह भारी गैस है। CO2 जो है ना वह भारी गैस है और यह अधिक लिक्विफाइड गैस है, यानी इसको गैस से लिक्विड में आसानी से बदला जा सकता है। CO2 जो है उसको गैस से लिक्विड में आसानी से बदला जा सकता है, जिसे हम अपने श्वसन क्रिया के द्वारा छोड़ते हैं उसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। यही जो है वह चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में गैस का सबसे अधिक अधिशोषित करता है, यानी अधिक आयतन अधिशोषित कर होता है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार, यहाँ बोल रहा है फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार इसमें से कौन सा नियम है जो सही है। अधिशोषण समताप के फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार कौन सा यहाँ जो सूत्र है वह सही है, फॉर्मूला सही है। तो यह सिर्फ ए है, x/m = k × p का पावर 1/n होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन अधिशोषण आणविक स्तर बनाता है। यहाँ पूछ रहा निम्नलिखित में कौन अधिशोषण आणविक स्तर बनाता है। अधिशोषण आणविक स्तर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों बनाते हैं। जो रासायनिक अधिशोषण होता है वह सिर्फ एक स्तर बनाता है और भौतिक अधिशोषण एक से अधिक स्तर बनाते हैं, यानी उसमें बहुत सारे स्तर हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहीं तक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई की तैयारी अच्छे से कीजिए। जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं आप लोग अच्छे से कीजिए।